मुअज़्ज़ज़ सामईन आदाब। ज़ेर समात किताब का उन्वान है मिट्टी के सनम। ये एक सवानही नॉवेल है जिसे तहरीर किया है जनाब कृष्ण चंद्र ने। मैं हूं सदाकार हुमैरा तहसीन। ये रिकॉर्डिंग नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश की जा रही है। बाब हश्तुम, पूंछ की क्लोपत्रा। जैसे किसी छोटे कमरे में कोई हीरा पड़ा हो तो सारा कमरा जगमगाने लगता है, इसी तरह किसी छोटे से शहर में कोई बेहद हसीन औरत पैदा हो जाए तो सारा शहर उसके हुस्न जमाल से जगमगाने लगता है। गलियों, कूचों, बाजारों में उसके तस्करे होने लगते हैं। अगर वो अपने मोहल्ले से गुजरकर किसी दूसरे मोहल्ले में जाती है तो सारे शहर में उसकी खबर फैल जाती है। अगर वो कभी किसी बाजार से गुजरती है तो फिर घंटों उस छोटे से शहर के बाजार में कोई काम नहीं हो सकता। किस तरह वो चल रही थी, कौन से कपड़े उसने पहन रखे थे, कौन उसके साथ था, किस तरफ उसकी निगाह उठी थी, ये सब बातें किसी स्कैंडल फैलाने की गर्ज से नहीं की जाती है। इन बातों में किसी किस्म की बदनीयती या तलखी भी नहीं होती है, बल्कि छोटे शहर के लोगों में उस बेहद हसीन औरत के लिए एक अजीब तरह का प्यार, एक अजीब तरह की अपनायत पैदा हो जाती है। अपनायत के साथ ये गुरूर भी कि हमारे छोटे से शहर ने इसे पैदा किया है। वो औरत अपने शहर का कौमी जेवर समझी जाने लगती है। जरा सी लफ्जिश पर सीख पा हो जाने वाले बुजुर्ग और कुफ्र के फतवे देने वाले या कट्टर से कट्टर अखलाक रखने वाले डढ़ैल इस फखर से उस औरत की मोहब्बतों और बेवफाइयों का जिक्र करते हैं जैसे वो कोई तारीखी कारनामा हो। मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर होता जरूर है कि बिल अमूम ऐसी औरत अखलाक की मुरव्वजा कदरों से बालातर समझी जाने लगती है। शायद वो खुद एक अखलाकी ज़ाब्ता बन जाती है जिसके उसूल और आइन अखलाकी उसूलों से मुख्तलिफ होते हैं। शायद ऐसी औरत अपने आप में खुद मजहब या धर्म होती है, एक छोटा सा निजाम हयात, अपने आप में मुकम्मल और खुद मुख्तार। ऐसी औरत को हर तरह की छूट देती जाती है, मगर दूसरी औरतों की मामूली से मामूली खफीफुल हरकती भी मुआफ नहीं की जाती। कुछ अजीब हिसाब है। इस औरत को मर्द, समाज, तारीख सब मुआफ कर देते हैं। याद कीजिए, हेलन, क्लोपत्रा और वसुंधरा। हेलन और क्लोपत्रा को तो आप सब जानते होंगे, मगर वसुंधरा का नाम आपने नहीं सुना होगा। वसुंधरा पूंछ की रहने वाली थी। शायद बचपन में वो मेरे साथ खेली थी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं वो जमाना क्या था। उसका घर नानबाइयों के बाजार के पीछे था। वहां पर एक शिवाला था। उसके सामने बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी। फिर हमारे दूर पार के एक रिश्तेदार का घर था जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। कभी कभी मैं उसके घर जाया करता था। कभी कभी वसुंधरा भी यहाँ खेलने के लिए आ जाती थी। मुझे उसके बचपन की सूरत ठीक से याद नहीं, क्योंकि बचपन में मामूली खुशशक्ल लड़की रही होगी जैसी दूसरी मामूली खूबसूरत लड़कियां होती हैं। कौन याद रखता है। फिर ये भी अक्सर देखा गया है कि बचपन में जो लड़कियां बेहद हसीन दिखाई देती हैं, जवानी की हदों में आते ही उनका हुलिया अजीब तरीके से बदल जाता है और वो उतनी खूबसूरत और हसीन मालूम नहीं होती। अक्सर ये भी देखा गया है कि बचपन में जिन लड़कियों की शक्ल सूरत मामूली होती है, बड़े होकर भी वो मामूली शक्ल सूरत की रहती हैं। मगर कभी कभार इन्हीं मामूली शक्ल सूरत की लड़कियों में कोई ऐसी लड़की पैदा हो जाती है जिसका हुस्न शबाब की हदों को छूते छूते जमाले जहांताब की तरह ज़ौफ़गन होने लगता है। वसुंधरा एक ऐसी ही लड़की थी। बचपन में मैंने उसे कई बार देखा था, कई बार साथ खेला भी था। कभी ख्याल ही नहीं किया। कई बरस गुजर गए। वो 14 बरस की हो गई। ये सुना कि वो वसुंधरा बहुत खूबसूरत निकल रही है, फिर भी कुछ ख्याल नहीं किया। खूबसूरत लड़कियों वाले शहर में एक और लड़की का खूबसूरत निकल जाना कोई अचंभे की बात नहीं। फिर जब उसके हुस्न के चर्चे बढ़ने लगे तो उसके बाप मदन सिंह ने, जो एक सुनार था, जल्दी से उसकी शादी अपनी बरादरी के एक लड़के गोपाल सिंह से कर दी। गोपाल सिंह भी एक जरगर था। पूंछ के बाजार ही में उसकी दुकान थी और खुद भी शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था। घर का खाता पीता था, मगर कोई खास बात नहीं थी। बस शादी हो गई, कहीं कोई हलचल पैदा नहीं हुई। लोग इस शादी को दूसरे दिन ही भूल गए। शादी के बाद वसुंधरा का रंग रूप यकायक ऐसा निखरा कि नगरी में चारों तरफ उसके तस्करे होने लगे।
उसके सुनहरे बालों, बड़ी बड़ी मस्त आंखों और पिघले हुए सोने की सी सुनहरी रंगत का बार बार जिक्र होने लगा। उसके कद की तारीफ होने लगी, उसकी चाल, उसके कपड़ों की। उसके महल्ले के 100 फेरे लिए जाने लगे। लोग घंटों वसुंधरा की एक झलक देखने को बेताब रहने लगे। जिधर से वो गुजर जाती, जिस घर में वो जाती, जिधर से उसे गुजरना होता, यार लोग घंटों पहले उस जगह का चक्कर लगाने लगते। शादी के 6 माह बाद ही उसके हुस्न का शोहरा बच्चे बच्चे की जबान पर था। होते होते वसुंधरा के हुस्न का शोहरा दरबार तक पहुंचा। इत्तेफाक से एक स्टेट सेक्रेटरी का घर वसुंधरा के माँ बाप के घर के बिल्कुल सामने वाक़ था। वसुंधरा के माँ बाप का घर एक मंजिला था और मामूली सा था। स्टेट सेक्रेटरी का घर वसुंधरा के घर से बहुत बेहतर था, मगर था वो भी एक मंजिला। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब भी वसुंधरा अपने माँ बाप के घर आती, और चूंकि दोनों घर यानी मेके और ससुराल के एक ही शहर में वाक़ थे, इसलिए वसुंधरा दिन में 2-1 चक्कर तो अपने मेके से लगा लेती थी। तो उसके आमद के कुछ अरसे बाद ही वली अहद यानी कंवर जी शाही गार्ड के सवारों और दिल्ली में घोड़ा दौड़ाते हुए स्टेट सेक्रेटरी से मिलने के लिए चले आते। महज मुलाकात करने के लिए या कोई रियासती मशवरा करने के लिए, ये तो हमें मालूम नहीं। हाँ, हौले हौले उस स्टेट सेक्रेटरी का घर 2 मंजिला होता गया और वसुंधरा के माँ बाप का घर भी 1 मंजिला से 2 मंजिला हो गया। स्टेट सेक्रेटरी के घर का सारा साजो सामान ही बदल गया। वसुंधरा के घर की दूसरी मंजिल पर टीन की छत पड़ गई, जो पूंछ में खुशहाली की आबरू समझी जाती है। वसुंधरा की चाल ढाल में शहजादियों का सा वकार आ गया। वसुंधरा थी एक मामूली जरगर की बीवी, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि वो परियों की रानी मालूम होती थी। एक बार हम लड़कों ने उसे भतिया के जंगल से वापस आते हुए देखा, जहां वो कंवर जी के साथ शिकार खेलने गई थी। उसके सुनहरे बाल उसके शानों से उठ उठकर हवा में लहरा रहे थे और उसका खुशियों से गुलनार चेहरा डूबते सूरज की लाली से दमक रहा था। वो वली अहद राजकुमार के साथ काले रंग के एक बेलर घोड़े पर सवार, जाफरानी रंग की बर्जिस और खुले कॉलरों वाला रेशमी ब्लाउज पहने हुए कोई परस्तानी शहजादी मालूम होती थी। ये तो वो वसुंधरा थी ही नहीं जो बचपन में मेरे साथ खेली थी। उसकी निगाहें आसमान पर थीं और उसके घोड़े के सुम भी जमीन से लगते मालूम न होते थे। अजीब हुस्नो इश्क के दिन थे, जैसे सारा शहर इस इश्किया दास्तान में उलझा हो। वो दिन किसी नॉवेल के औराक की तरह दिलचस्प और रोमान परवर थे। कोई और बात ही न होती थी। फिर सुना कि राजकुमार जी को यकलख्त इंग्लैंड भेज दिया गया है मजीद तालीम हासिल करने के लिए। हर एक का दिल धक से रह गया। हर शख्स ने वसुंधरा के दिल के कर्ब और दुख को महसूस किया। इश्क की दर्दमंदी और मजबूरी से हर शख्स चूर चूर था। हर शख्स ने वसुंधरा की आंखों में आंसू देखे। मुमकिन है वहां कोई आंसू न थे, मगर हम सब ने उसकी आंखों में आंसू देखे और एक हसीन औरत के हिजरो फिराक की तपिश को अपने दिल में महसूस किया। चंद माह बाद सुना कि वसुंधरा नए वजीर साहब की कोठी के आलीशान बाग में टहलती हुई देखी गई। वजीर मानक चंद एक खूबरू डोगरा राजपूत था और जम्मू के एक खानदान का चश्मो चराग था। वो हाकिमों के तबके से ताल्लुक रखता था और शाही खानदान से उसकी रिश्तेदारी होती थी। वजीर होने के नाते उसके हाथ में ताकत भी थी, क्योंकि राजा साहब चंद माह से बीमार थे और वली अहद लंदन में था। इसलिए रियासत की पूरी ताकत खिंचकर वजीर के हाथों में चली आती थी। चांदनी रातों में वजीर बाग की रवेशों पर लचकते हुए फूलों की क्यारियों में टहलते हुए वसुंधरा और मानक चंद को लोगों ने छुप छुप कर देखा, और फिर वजीर आला और वसुंधरा की मोहब्बत की दास्तानें दोहराई जाने लगी, जैसे वसुंधरा ने कोई बेवफाई न की हो, बल्कि कोई दूसरा इलाका फतह कर लिया हो। इस फतह के शादियाने हर दिल में थे। सारा शहर खुशियां मना रहा था। अब दरबार वसुंधरा के मेके में लगता था। रियासत के कितने ही फैसले थे जो वजीर साहब करना चाहते थे, अब वसुंधरा खुद करती थी। हाकिमों के तबादले और तरक्कियों और तनज़ुली और इनाम और इकराम और क्या कुछ, सारे शहर में वसुंधरा का गुलगुला था। मैं उन दिनों मैट्रिक पास करके मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चला गया था और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में फर्स्ट ईयर क्लास में दाखिल हो गया था। 2 साल बाद जब पूंछ आया तो नक्शा ही बदला हुआ पाया। वजीर मानक चंद की जगह नायब प्रेसिडेंट बहादुर ने ले ली थी। पूंछ में रेसिडेंसी की एक शाख थी, यहाँ पर एक नायब प्रेसिडेंट रहता था। तमाम अहम मामलात में वो राजा साहब को मशवरा देता था और अक्सर औकात उसके मशवरों पर अमल होता था। जब वसुंधरा ने इस अंग्रेज रेसिडेंट का दिल जीत लिया और जब रेसिडेंट बहादुर साहब का घोड़ा
वसुंधरा के मेके के गिर्द जो 3 मंजिला हो चुका था कि बाहर देखा गया तो हैरत और मसरत की एक लहर सारे शहर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे पूरी बरतानवी सल्तनत का सर एक हिंदुस्तानी लड़की के कदमों में झुक गया। इससे पहले ऐसा वाकया बूढ़े से बूढ़े बुजुर्गों की यादाश्त में न था। ये तो पहली बार ऐसा हुआ था कि रेजिडेंट बहादुर खुद चल कर शहर के अंदर किसी हिंदुस्तानी के घर गए थे, वरना तो राजा साहब को जब कोई मशवरा करना होता था तो वो खुद रेजिडेंसी जाते थे। 2 साल बाद जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में पूंछ पहुंचा तो वसुंधरा के हुस्न जमाल का शोहरा उरूज पर था। अंग्रेज रेजिडेंट से इश्क करके वसुंधरा ने गोया बैनुल अक़वामी शोहरत की हदों को छू लिया था। मैं उसे देखने के लिए बेहद बेताब था। इस दौर में मैंने मादाम बोआरी पढ़ ली थी और बहुत से फ्रांसीसी नॉवेल भी, और अब मैं उन मशहूर और मारूफ फ्रांसीसी हसीनाओं के नामों से भी वाकिफ हो चुका था जिनके आस्थानों पर फ्रांसीसी काबीना के बड़े बड़े वजीर सर झुकाते थे। हमारे शहर की भी एक औरत थी ऐसी ही, मुझे उसे देखना ही चाहिए करीब से, मगर कैसे देखूं? मैंने अपने दोस्त गोरबख्श सिंह से उसका जिक्र किया जो हमारे शहर के मुज़फ़्फ़ाती इलाके खोड़ी नाड़ में रहता था, जिसके घर के चारों तरफ घने पेड़ों वाला एक बाग था और जिसके घर के पिछवाड़े में एक पहाड़ी नाला शोर मचाता हुआ बहता था और जो दूर पार से शायद वसुंधरा का रिश्तेदार भी था। गोरबख्श सिंह ने कुछ पसोपेश के बाद मेरी बात मान ली और एक रोज किसी तकरीब में उसने वसुंधरा को और उसके मेके वालों को अपने घर खाने पर मदऊ किया और इस तकरीब में मुझे भी खाने की दावत दी। मुझे याद नहीं कि मैंने इस दावत में वसुंधरा से कोई बात की हो। एक तो मैं उम्र में उससे 4-5 साल छोटा था, दूसरे अभी बिल्कुल कच्चा और शर्मीला था, तीसरे शायद रोबे हुस्न ने जबान बंद करती थी। खाने के बाद हम गोरबख्श सिंह के बाग में टहलने के लिए निकले। वो गर्मियों के दिन थे। बाग में सफेद और जर्द चंबेली फूली हुई थी, पेड़ों पर खुबानियां गदराई हुई थी और अनार की कलियों से सारा चमन याकूत रंग था। टहलते टहलते वसुंधरा ने खुबानी के चंद पेड़ों के नीचे खड़े होकर ऊपर देखा और कहने लगी, खुबानियां उम्दा मालूम होती हैं। दूसरे लम्हे में एक पेड़ पर गोरबख्श सिंह चढ़ गया और दूसरे पर मैं। चंद मिनटों के बाद हम दोनों ने बारी बारी वसुंधरा के सामने घास के एक तख्ते पर सैकड़ों खुबानियां ढेर कर दी। थोड़ी देर बाद गोरबख्श सिंह का एक चचा जो उसके घर में ही रहता था किसी और दरख्त से नीचे उतरा और वसुंधरा के सामने खुबानियों का तीसरा ढेर लगाकर झेमता हुआ वापस चला गया। वो लगभग 60 बरस का रहा होगा। उसके बाल सफेद थे और जब वो चला गया तो वसुंधरा बड़े शरीर लहजे में बड़े जोर से हंसने लगी। फिर एकदम से उसने अपनी उंगली मेरे गाल पर रख दी और बोली, अरे किन्ने, बचपन में तेरे गाल पर यहाँ एक गड्ढा पड़ता था, वो क्या हुआ? मैं इस कदर झींपा कि चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया। जल्दी से वहां से भाग लिया। मैं एक लफ्ज भी तो उससे नहीं कह सका, बस उठकर वहां से भाग गया। दूर तक उसकी हंसी के चंबेली के फूल मेरे कानों पर गिरते रहे। उसके बाद मैंने वसुंधरा से मिलने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसकी वो उंगली मैंने अभी तक संभाल कर रखी है दिल के किसी गड्ढे में, क्योंकि अब तो मेरे गालों पर गड्ढा नहीं पड़ता जो कभी बचपन में पड़ता था और मैं बहुत बदल गया हूं, मगर दिल में कई गड्ढे हैं। वो उंगली शहद की कलम की तरह अब भी रातों के अंधेरों में मेरे गाल को छूती है और शरीर लहजे में मुझसे पूछती है, किन्ने, तेरे गाल का वो गड्ढा कहाँ गया? वसुंधरा से किसी को शिकायत नहीं थी। ये कि वो बेवफा थी, ये कि उसने कई बार मोहब्बत की, ये कि उसने बहुत सी मोहब्बतों को ठुकरा दिया था, ये कि उसने सिर्फ ऊंची जगहों पर इश्क किया था, किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। हम सब उसके शुक्रगुजार थे कि वो हम में पैदा हुई। ऐसा लगता था जैसे हम में से हर एक को उससे अलग अलग इश्क है। कुछ तो उसके इश्क की दास्तानें सच्ची भी थीं, कुछ घड़ ली जाती थी। हौले हौले चंद सालों में वसुंधरा हमारे शहर की एक लेजेंड बन गई, मगर उसके शौहर गोपाल को उससे बहुत शिकायत थी। वो खुद बेहद गबरू और खुबरू नौजवान था, इसलिए उसका गिला जायज था कि वो सिर्फ उसी से इश्क क्यों नहीं करती है, जबकि वो खासा खुशहाल भी है। वो बेवफा और हरजाई क्यों है? लोग क्यों उसके हुस्न के गीत गाते हैं, उसके फिराक में आहें भरते हैं, उसे देखकर ठट के ठट बांध कर खड़े हो जाते हैं। हौले हौले उसकी अपनी कोई शख्सियत बाकी न रही थी। वो अब महज वसुंधरा का शौहर था। हर वक्त उसके दिल में एक अजीबो गरीब लड़ाई चलती रहती थी। वो वसुंधरा से शदीद मोहब्बत करता था और वसुंधरा भी उससे करती थी। वो कहीं भी जाती आखिर को तो उसी के पास आती थी।
वही तो उसका शौहर था और कोई दूसरा ना हो सकता था। मगर कभी कभी गोपाल को इतना गुस्सा आता कि उसका दिल वसुंधरा को पीटने के लिए चाहने लगता, मगर वसुंधरा को देखते ही उसका दिल पिघल जाता और वो उसे पीटने की बजाय उसके कदमों में झुक जाता। मगर वसुंधरा के कदमों में झुकते हुए भी दुनिया वालों के लिए उसका गुस्सा बढ़ जाता। वो सारी जिम्मेदारी बाहर की दुनिया पर डाल देता, जो वसुंधरा के अजीबोगरीब हुस्न से मुतासिर होकर इस जोड़े की शादीशुदा जिंदगी पर असरअंदाज होती है और इन दोनों को बाहमी मोहब्बत, रिफाकत और पाकबाजी से नहीं रहने देते हैं। जब इसी तरह वसुंधरा के 3-4 किस्से हो गए और जब प्रेसिडेंट बहादुर वाला रोमान जोर पकड़ने लगा तो गोपाल ने शहर छोड़ने की ठान ली। वो पूंछ छोड़ देगा और अपनी हसीन बीवी को लेकर कहीं दूर चला जाएगा, किसी दूर उफ्तादा इलाके में, जहां उस शहर के हुस्नो इश्क की बातों का साया भी उन तक न फटकेगा। गोपाल ने पूंछ छोड़कर राजौरी जाने की ठान ली और होले होले उसने वसुंधरा को भी इस अम्र के लिए राजी कर लिया। पहले तो वसुंधरा पूंछ छोड़ने के लिए मुतलक तैयार न थी, लेकिन जब गोपाल ने उसे छोड़ देने की धमकी दी तो वो आखिर औरत थी, राजी हो गई और अपने शौहर के साथ राजौरी जाने पर आमादा हो गई। चुपके चुपके गोपाल ने राजौरी जाने की सारी तैयारी कर ली। उसने किसी को नहीं बताया कि वो पूंछ छोड़ रहा है। वसुंधरा को भी उसने खबरदार कर दिया था कि इस बात से किसी को आगाह ना करे। मगर न जाने किस तरह ये बात सारे शहर में फैल गई। जगह जगह नाकों पर और नुक्कड़ों पर और बाजारों में और गली कूचों में और दफ्तरों में जिक्र होने लगा कि गोपाल वसुंधरा को लेकर जा रहा है। वो हमेशा के लिए पूंछ छोड़ रहा है और कौन उसे मना कर सकता है। गोपाल वसुंधरा का शौहर है, वसुंधरा अपने शौहर के साथ ही जा रही है। सारे शहर पर जैसे बिजली सी टूट गिरी। सब दमबखुद थे, मगर मुंह से कुछ नहीं कह सकते थे। एक दूसरे से सरगोशियों में बातचीत करते थे। सबके चेहरे सहमे हुए थे, जैसे शहर पर कोई बड़ी आफत आने वाली हो। जाने का दिन आ गया। गोपाल ने सुबह सवेरे सारा सामान 6 खच्चरों पर लदवा कर उन्हें पहले से रवाना कर दिया निगाली साहब की तरफ। जाने से पहले गोपाल और वसुंधरा निगाली साहब के गुरुद्वारे में हाजिर होके अपने अपने गुनाहों से ताइब होंगे और फिर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए राजौरी चले जाएंगे। निगाली साहब का गुरुद्वारा शहर से 4 मील बाहर एक पुरफिजा पहाड़ी मकाम पर था। रास्ता दुश्वार गुजार था। एक जगह पर एक खतरनाक नाले पर लकड़ी का पुल था। उसे उबूर करने के बाद एक खतरनाक उतराई उतरकर पूंछ के दरिया के एक हिस्से को पैदल चल के उबूर करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर दरिया का पाट इतना चौड़ा था कि यहाँ पर कोई पुल न था। इसीलिए गोपाल ने सामान वाले खच्चरों को सुबह सवेरे निगाली साहब के लिए रवाना कर दिया और उनसे कह दिया कि वो शहर से 2 मील बाहर कोठाने के लकड़ी के पुल के करीब उसका इंतजार करें। 2 घोड़े उसने अपने लिए लिए और वसुंधरा के लिए रख लिए और वसुंधरा को लेकर उसके मेके वालों से रुखसत होने के लिए चला गया। वसुंधरा को उसके मेके से रुखसत करा के शहर से बाहर जाने लगा। वसुंधरा और गोपाल दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार अपने अपने ख्यालों में गिरफ्तार शहर की हदों से बाहर निकल गए। डोंगस चश्मे से आगे जाने वाले रास्ते पर निकल गए। अब शहर की इमारतें खत्म हो रही थीं और धान और मक्का के खेत शुरू हो गए थे। कहीं कहीं इक्का दुक्का रास्ते में कच्चे मकान दिखाई देते और सफरी चाय खाने। रास्ते में सन्नाटा था और वसुंधरा सर झुकाए घोड़े की बाग ढीली रखे कुछ सोचती चली जा रही थी। वो क्या कर सकती है, जाना तो होगा उसे। एक तरह से ठीक भी है। शहर बहुत पीछे रह गया। मुज़फ़्फ़ाती चाय खाने, खेत, दुकानें, कच्चे मकान भी पीछे रह गए। पहाड़ी रास्ता था। एक कच्ची पगडंडी सी पहाड़ी के सीने पर रेंगती हुई ऊपर जा रही थी। इस पहाड़ के दूसरी तरफ कोठानी का खतरनाक नाला था, जिसे उबूर करके वो निगाली साहब की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर निगाली साहब में सेस नवा के वो नई जिंदगी की तरफ राजौरी की जानिब बढ़ जाएंगे। अब दूर दूर कोई आबादी नहीं है। सुनसान रास्ता, वीरान जंगल, कहीं कहीं पेड़ों के नीचे पहाड़ी गडरियों के खामोश गल्ले ढलवानों पर चरते थे। वसुंधरा के दिल से एक आह निकली और वो दोनों पहाड़ी ऊंचाई का मोड़ काट के पहाड़ की दूसरी तरफ चले गए, जहां कोठानी नाले पर लकड़ी का वो पुल था। पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर यकायक उन्हें लोगों की एक भीड़ दिखाई दी। बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा। 500 के करीब तो होंगे, नहीं 1000 से ऊपर होंगे। नहीं 2000 के करीब होंगे, बल्कि 3000 से भी ऊपर होंगे। ये उसके अपने शहर के लोग थे और इतनी बड़ी तादाद में रास्ते में खड़े थे कि उनकी ओट में लकड़ी का पुल छुप गया था। वो दोनों
जब उन लोगों के करीब पहुंचे तो किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। भीड़ ने छटकर उन्हें रास्ता दे दिया। एक ने वसुंधरा के घोड़े की बाग थाम ली, किसी दूसरे ने गोपाल की बाग को अपने हाथ में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहे बगैर वो लोग उनके साथ साथ चलने लगे। गोपाल ने हैरत से कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नगाली साहब, एक शहरी ने जवाब दिया और गोपाल के घोड़े के साथ साथ चलने लगा। गोपाल हैरत में था, ये क्या माजरा है? मगर कोई उससे बात न करता था, न कोई वसुंधरा से बात करता था। सब लोग एक काफिले की सूरत में खामोशी से उनके साथ चल रहे थे। बहुत जल्द वो लोग कोठानी के लकड़ी के पुल के करीब पहुंच गए, जो एक खतरनाक गहरे नाले की खड्ड के ऊपर वाक़ था। मगर ये देखकर गोपाल के मुंह से हैरत की एक चीख निकल गई कि नाले का पुल खड्ड के ऊपर वाक़ नहीं था, बल्कि खड्ड के अंदर गिरा हुआ था और पानी उसके ऊपर बह रहा था। पुल टूट गया, एक साहब बड़ी संजीदगी से बोले। दूसरे साहब ने गोपाल को बताया, देखिए पुल टूट गया। तीसरे साहब जो वसुंधरा के घोड़े की बाग थामे थे अफसोस से सर हिलाकर बोले, अब हम नगाली साहब कैसे जाएंगे? पुल तो टूट गया है। गोपाल दिल ही दिल में गुस्से से पेचोताप खा रहा था। इन कमबख्तों ने खुद ही पुल तोड़ डाला है और मुझे किस मासूमियत से बता रहे हैं कि पुल टूट गया है। ये खुद हमारा रास्ता रोक रहे हैं और अपनी दानिश में मुझे बता रहे हैं कि वो तो किसी तरह की दिलचस्पी हमारे जाने न जाने से नहीं रखते। मगर ये लोग सब के सब यहाँ आ कैसे गए? गोपाल हैरान था। इन लोगों में सिर्फ नौजवान नहीं थे, बल्कि बुढ़े और अधेड़ उम्र के लोग भी थे, हिंदू भी और मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी, डोगरे भी और कश्मीरी पंडित भी, रंगीन मिजाज भी और जाहिद खुश्क मिजाज भी, ऐसे लोग भी जिनके चाल चलन पर आज तक किसी ने उंगली न रखी थी। उनमें दुकानदार भी थे और छोटे मोटे हाकिम भी, बागात के माली और गडरिये भी, और वो लोग भी जिनकी सूरत तक से वो आशना नहीं था। वो सब उसे रोकने के लिए आ गए थे। उसके दिल में एक अजीब सी जंग होने लगी। इतने लोगों के आने की उसे खुशी भी थी और गुस्सा भी, और दोनों जज्बे एक दूसरे से गुथे हुए थे। मगर मैं तो जाऊंगा, उसने बिलाखिर दांत पीस कर कहा। मगर जाओगे कैसे? पुल तो है नहीं और खड्ड गहरी है। इस खड्ड पर पुल बनाने के लिए कम से कम 2 माह दरकार होंगे। एक साहब बोले, हाँ ठीक है, 2 माह बाद चले जाना। दूसरे साहब ने खुद ही मशवरा दिया, ये तो बताओ, बुढ़े खोजे कासिम जो ने कहा, मेरी बेटी की शादी अगले माह में होगी, उसके जेवर कौन तैयार करेगा? और मेरी बहन कहती है, मैं तो गोपाल के हाथ की बनाई हंसली ही पहनूंगी अपनी शादी में, और तुम चले जा रहे हो। ये 16 तोले सोना मेरी बीवी के लिए 2 गोखर बना दो, जैसे तुमने ठाकुर दयाल सिंह की चची के लिए तैयार किए थे, बिल्कुल उसी डिजाइन के बनने चाहिए। गोपाल, तुम हमारे शहर के सबसे अच्छे सुनार हो, ये काम तो तुम्हें अपनी भाभी की खातिर करना ही होगा। ठाकुर जगजीत सिंह कपड़े की एक छोटी सी पोटली में बंधा हुआ सोना गोपाल के हाथों में देने की कोशिश करने लगा। यकायक उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। कोई सोना लाया था तो कोई चांदी। अमीर और गरीब सब मिलकर उस पर काम की यलगार कर रहे थे। वो उसे जाने से नहीं रोक रहे थे, वो उसे इतना काम दे रहे थे कि वो अगले 2 माह क्या, अगले 2 साल में भी उस काम को पूरा नहीं कर सकता था। जो कुछ उन्होंने उससे कहा था वो इतना जरूरी नहीं था जितना वो जरूरी था जो उन्होंने उससे नहीं कहा था। और जो कुछ उन्होंने उससे नहीं कहा था उसने उसके दिल को पकड़ लिया था और उसके हलक को गिरफ्त में ले लिया था। उसे अपना गला बंद होता हुआ मालूम हुआ। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो उसे सोने चांदी की रिश्वत नहीं दे रहे थे, प्यार की रिश्वत दे रहे थे। हम तुम्हें जाने ना देंगे, किसी तरह जाने ना देंगे। वसुंधरा आप दीदा हो गई। उसने अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया। अच्छा, अब मैं कभी ये शहर छोड़कर न जाऊंगा, गोपाल अपने आंसू पूंछते हुए कहने लगा। यकायक नौजवान उछलने लगे और ढोल बजने लगे और सब मिलकर पहाड़ी गीत गाने लगे और घोड़ों की बागें वापस फेर दी गईं। और यूं तो मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जुलूस और जश्न देखे हैं, मगर मुझे उस चमकीले रोज वाला वो छोटा सा पहाड़ी काफिला कभी नहीं भूलता, जब एक छोटे से शहर के लोग अपने शहर की खूबसूरती को वापस लेकर आए थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो रिकॉर्डिंग आपने अभी समाअत फरमाई, इसे नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश किया गया है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपनी कीमती तजावीज़ और आरा के इजहार के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी रज़ाकाराना तौर पर हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।